यस, सी अब हम इस लेक्चर सीरीज में वेक्टर के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू बोर्ड एज वेल एज जेई मेंस इन एडवांस हम इसमें कवर करेंगे। वन बाय वन मैं आपको पहले इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर मैंने अपने चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि किस दिन कौन सी चीज़ें हम इस वेक्टर्स में कवर करेंगे। वन बाय वन हम सारी चीज़ें कवर करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू योर बोर्ड्स, जो कि आपका मई में स्टार्ट होने वाला है एंड इन द नेक्स्ट मंथ जो आपका जेई मेंस होने वाला है। तो आज हम अपने लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सिखाऊंगा और मैं अपनी लेक्चर सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें हम वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए अपने चैनल इंटीग्रेट में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेक्टर्स। ये चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको कि हम फील कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल दिस थिंग्स फिजिकल क्वांटिटीज। ये आप वेक्टर्स फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को। और जिससे कि हमारा जो थ्री डायमेंशनल थ्री डी ज्योमेट्री है, जैसे प्लेन्स है, इसको बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उसको हम ईजियर तरीके से हैंडल करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको थ्री डी को अपने बोर्ड्स के लिए या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए आपको वेक्टर में काफ़ी मेहनत करनी होगी, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें करके दूंगा। इसी फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली डिवाइड होती हैं दो चीज़ों में। एक होता है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा आपका होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, या कह सकते हैं कोई डायरेक्शन नहीं होता है स्पेस में। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम, डेंसिटी, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी के इसमें आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। ओके, दैट्स इट। So this is basically scalar quantity. Now here we have to study about this. What is that is vector quantities. तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ये आपको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ मैं एक कंडीशन और ऐड कर रहा हूँ कि वेक्टर के पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड ना सिर्फ डायरेक्शन, प्लस ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं। वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉज को भी क्या करते हैं, फॉलो फॉलो करता है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन तो होगा ही, उसके अलावा वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करेगा। वेक्टर लॉ क्या होते हैं हम एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वेक्टर लॉ इज बेसिकली ट्राइंगल लॉ, ओके, पैरेललोग्राम लॉ, एंड वन इज मोर, दैट इज पॉलीगन लॉ। तो बेसिकली अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो वो मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एवरी वेक्टर क्वांटिटी मस्ट possesses थ्री प्रॉपर्टीज, और यू कैन से थ्री कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास तीन प्रॉपर्टी होती है, मस्ट हैव थ्री प्रॉपर्टीज, जिसमें कि पहला आपका है लेंथ। बेसिकली
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से। वो स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो होती है वो आपको उसका कह देता है मैग्नीट्यूड। मीन्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर बेसिकली टेल्स यू अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। उसके किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड के बताता है। जैसे कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये दैट इज ए बी, तो इसकी जो लेंथ होगी मीन्स मॉड ऑफ ए बी। मॉड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये इसकी किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड की। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसका कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब उसकी कुछ लेंथ होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उस वेक्टर की लेंथ से। दूसरा क्या होता है? वेक्टर के पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट। सपोज अगर आपके पास एक लाइन है और इसका मैं एक सेगमेंट ले लूं, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी, सेगमेंट का जो छोटा सा लेंथ होगा, ये आपको क्या दे देगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। और ये जो डॉटेड लाइन है वो इस ए बी लाइन का क्या कहलाएगा? सपोर्ट कहलाएगा। क्योंकि हम जो ये ए बी लाइन बना रहे हैं या ए बी वेक्टर बना रहे हैं, वो हम इस डॉटेड लाइन पे बना रहे हैं, जो कि इसका क्या कहलाएगा? सपोर्ट कहलाएगा। और इसकी एक डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन या तो बी से ए की तरफ हो सकती है विच इज बी ए वेक्टर, या तो डायरेक्शन कहाँ से हो सकती है? ए से बी की तरफ, जो कि होगी क्या? ए बी वेक्टर। तो तीसरी चीज जो है जो एक वेक्टर के पास होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसका सेंस। सेंस बेसिकली गिव्स यू डायरेक्शन। और इट ऑलवेज tells us about the direction of the vector. So a vector quantity must have three characteristics or properties. One is length. Length basically tells us about the magnitude. दूसरी चीज क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट के बिना आप क्या कर सकते हैं? कोई वेक्टर को बना ही नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है? सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। लेट मी राइट हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हमेशा एक वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी स्ट्रेट लाइन का लेंथ आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है उस वेक्टर का क्या बताती है आपको? मैग्नीट्यूड। इट टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, जैसे हमने ये एक सेगमेंट लिया और इसका सपोर्ट भी मैंने ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। डॉटेड लाइन आपकी सपोर्ट कहलाएगी और ये जो बोल्ड लाइन है ये क्या कहलाएगी? वेक्टर कहलाएगी। इस पॉइंट को मैं अगर ए मान लूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूँ, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव ड्रॉन वन वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर। इसको मैं स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं एरो ए से बी की तरफ बनाता हूँ, दिस इज नोन एज इनिशियल पॉइंट। दिस बी इज नोन एज टर्मिनल पॉइंट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइदर वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज कैपिटल ए बी वेक्टर और स्मॉल ए वेक्टर। तो बेसिकली ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी वेक्टर का। देखिए यहाँ पे इस वेक्टर के पास जैसे कि ए बी वेक्टर या ए वेक्टर है, इसके पास इसका लेंथ है जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। इसका एक सेंस है जो इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, और ये एक सपोर्ट पे ड्रॉ किया गया है। Without a support you cannot draw a vector. Okay, so here one thing we can conclude that mod of AB vector tells us about its magnitude. Mod of AB vector tells us about the magnitude of vector. Okay, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वेक्टर कितने तरीके के होते हैं। तो वेक्टर वैसे वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली देखिए,
वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपके होते हैं फ्री वेक्टर्स और दूसरा आपका क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर। वन इज फ्री वेक्टर एंड अनदर इज लोकलाइज्ड वेक्टर। तो पहले आपको समझना होगा कि ये क्या है, जो कि बहुत सारी बुक्स में ये ढंग से नहीं दिया होता है। बच्चों को समझने में इसको बहुत डिफिकल्टी होती है कि फ्री वेक्टर क्या होते हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे, अगर फिजिक्स में आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये बुक्स के नीचे वाले पार्ट में छोटा सा डिफाइन किया होता है, और बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में भी इनकी जिक्र नहीं किया जाता है। तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है फ्री वेक्टर, क्या है लोकलाइज वेक्टर, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ओके, देखिए बेसिकली जो वेक्टर हमारे सिलेबस में है, क्लास 11th 12th का ये या जेई के सिलेबस में है, उस पूरे में हम सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोकलाइज वेक्टर की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फ्री वेक्टर होता क्या है। These are those type of vector that that can be displaced from one point to another. These are those type of vectors that can be displaced from one point to another or one place to another in space. अब स्पेस में या कहिए प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स बना दूं, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, एक वेक्टर ये हो गया आपका, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया। इस प्लेन में जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है वो खुद में एक क्या है, प्लेन है। इसमें मैं बहुत सारे वेक्टर्स बना रहा हूँ। ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, फ्री वेक्टर्स हैं, क्योंकि हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको हम इसी प्लेन में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसको हम एक प्लेन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको डिस्प्लेस करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको इसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज चेंज कर देते हैं या दोनों चीज चेंज कर देते हैं तो उस वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसकी ओरिजिनलिटी को क्या कर देंगे, खो देंगे। ठीक है, और समझिए, अगर मैं इसको और समझाने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए अगर एक मैं ब्लॉक रख दूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक ब्लॉक मान लीजिए एक सरफेस पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास कितना है, m, ठीक है, और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दी। जनरली आप जो फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऐसा देखते हैं, इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दी। ठीक है, सपोज करिए कि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। दिस सरफेस इज स्मूथ मीन्स नो फ्रिक्शन इज देयर। तो देखिए अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और इस बॉडी का कुछ भी मास है, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी में न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, और यू कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रही है, फोर्स यहाँ पे लग रही है। अगर मैं इस फोर्स को पोजीशन को क्या करूँ, बदल दूं, मतलब इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके मैं अब यहाँ लगाने लगूं, इस पोजीशन पे ऐसे वेक्टर आपका यहाँ लगे, तो भी क्या होगा, ये इसके क्या है, पैरेलल है। मैंने इस वेक्टर को पैरेलली इसी प्लेन में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस केस में भी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस एक्सेलरेशन इज ऑल अगेन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मीन्स इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्री वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसको अगर सेम प्लेन में आप एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करें तो उससे कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, अब बात आती है लोकलाइज वेक्टर्स की। लोकलाइज वेक्टर्स की डेफिनेशन, दैट कैनॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन अ प्लेन, वन पोजीशन टू अनदर इन अ प्लेन, जिसको हम एक पोजीशन से दूसरी जगह पे पोजीशन में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करने से आपका काम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब वेक्टर अगर एक पोजीशन में है तो उसका कुछ और इफेक्ट होगा किसी सिस्टम के ऊपर। अगर उसकी पोजीशन को आप चेंज करते हैं और वो लोकलाइज वेक्टर है
तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस सिस्टम पे, क्या हो जाएगा चेंज, जैसे कि जो कि आपका फ्री वेक्टर्स में नहीं था। फ्री वेक्टर में फोर्स आप कहीं भी लगा रहे थे, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो उस समय पहले भी एक्सेलरेशन उसका कितना हो रहा था, फोर्स फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास, और उसके बाद भी जब आप शिफ्ट कर रहे थे उसके बाद भी एक्सेलरेशन कितना था, एफ अपॉन एम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि फिर मैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा है, ओके। यहाँ पे फोर्स और इस पे इसका मास क्या है, एम, और यहाँ पे ये हिंज है, इस पॉइंट पे ये हिंज है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर एक फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए फोर्स लगाने से इसका लीनियर मोशन तो होगा ही, क्योंकि फोर्स लग रही है, न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है ये, अब यहाँ मैं एक चीज और मान लेता हूँ कि ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ओके। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मास एक पॉइंट के अबाउट हिंज है तो हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। टॉर्क क्या डिफाइन होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि क्या होती है, आर क्रॉस एफ, ओके। आर क्रॉस एफ और आर एफ साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, इस 1.1 पे मैंने फोर्स लगाई। सपोज करिए ये कोई पॉइंट 1 है, इस पॉइंट की जो हाइट है इस हिंज पॉइंट से वो मान लीजिए क्या है, h1। इस पॉइंट से क्या है, h1 हिंज पॉइंट से। तो क्या होगा, इस हिंज पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का एक टॉर्क लगेगा। वेट, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट 2 के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अबाउट द हिंज, वो कितनी हो जाएगी, सपोज इट इज h2। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं इसी प्लेन में, तो पहले पोजीशन के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो क्या होगा, F इंटू एच होगा, ओके। लेकिन दूसरे पॉइंट के जो अबाउट टॉर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द हिंज क्या हो रही है, चेंज। मतलब इसी फोर्स का सिस्टम पे क्या हो रहा है, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब अबाउट द हिंज पॉइंट टॉर्क क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो सेम रोटेशनल इफेक्ट ना आके अलग अलग रोटेशनल इफेक्ट आएगा, जो कि फ्री वेक्टर्स में आपका ऐसा नहीं था। अगर आप उस वेक्टर की पोजीशन को इस सेम प्लेन में चेंज कर रहे थे तो सिस्टम पे पड़ने वाला इफेक्ट क्या था, सेम था, ठीक है। तो लोकलाइज वेक्टर से जो वेक्टर्स की स्टडी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। तो हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्री वेक्टर्स। तो आगे हम जितने भी वेक्टर्स की बात करेंगे वो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, फ्री वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो फ्री वेक्टर कैसे वेक्टर है भाई, फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो जिसको हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं इन अ प्लेन, बट यू हैव टू इंश्योर दैट आपको उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखिए बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमको जो मेजर पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहला वेक्टर जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओके। देखिए पोजीशन वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर की जब भी बात हो, पोजीशन वेक्टर की बात हमेशा किसके रिस्पेक्ट में की जाती है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब भी किसी चीज का आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो उसकी बात हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिन हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाती हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही की जाती है। तो सपोज ये आपका मैं 2 डायमेंशनल सिस्टम ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज आपको इस प्लेन में एक पॉइंट पता है पी, ठीक है। इस पॉइंट, ये पॉइंट पता है पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x1, y। कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y, क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन है तो 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, x और y। क्यों x और y, y और z भी हो सकते हैं, z और x भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक्सिस क्या ली है, x और y। तो आपको अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट पता है, मीन्स उसका कोऑर्डिनेट पता है, और उस पॉइंट की हेल्प से आप उसका क्या बनाना चाहते हैं, वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या बना सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास ओरिजिन अवेलेबल होगा। तो कोई भी पॉइंट स्पेस में पता है तो उस पॉइंट को क्या करिए, आप ओरिजिन से क्या करिए, मिला दीजिए। उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ई, ओरिजिन से आपने मिला दिया। तो इस यहाँ से आपको एक वेक्टर मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हमने एक वेक्टर बना लिया, ओपी वेक्टर। क्या बना लिया, ओपी वेक्टर। मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कौन होगा, ओपी वेक्टर होगा।
तो कैसे ये वेक्टर बन गया, जैसे ही पॉइंट पी आपको पता था, आपने उसको ओरिजिन से मिलाया, ओरिजिन से मिलाते ही आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, उस स्ट्रेट लाइन का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगा, जो कि इस वेक्टर के किसके बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में। और वो वेक्टर या वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, अगर वो आप एंगल भी पता कर लेते हैं तो उसकी आपको क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन। मतलब अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलें, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल दे दिया जाए, तो आप उस पॉइंट तक वापस पहुंच सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर हमको स्पेस में दिया होगा, अगर उसका हमको पोजीशन वेक्टर बनाना होगा, स्पेस में दिया हो या प्लेन में दिया हो, उसका अगर आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो उस पॉइंट को आप ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो होगी वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और भी हम इसको देख सकते हैं एक तरीके से कि अगर मैंने इसको तो प्लेन में बनाया था, सॉरी एक प्लेन में बनाया था, अगर मैं इसको एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे होगा। Suppose this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis। तो यहाँ पे हमारा एक कोई पॉइंट है, जैसे मुझे पॉइंट मिला और उसके मुझे पोजीशन वेक्टर की बात करनी है, तो मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूंगा, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला दूंगा। अब देखिए, अगर इसकी पोजीशन को मैं स्पेस में लोकेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। एक क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो देखिए, मैंने इसके इस पॉइंट के हेल्प से मैंने एक क्यूबॉइड बना लिया। ये हमारा ओरिजिन होगा। अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट पी मानता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो ये ओपी एक वेक्टर बन गया, हमको ओपी एक वेक्टर बन गया। इसका जो मॉड होगा ओपी वेक्टर, वो इस वेक्टर का किसके बारे में बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड। किसके बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड का। उसका एक सेंस भी होगा जो किसकी डायरेक्शन में बताएगा। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं कि एक्स क्या है, इस पॉइंट से जो आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी जो ओरिजिन से लेंथ होगी ये क्या होगी। ये फिगर हमको बाद में भी काफी काम आएगा, तभी मैं यही बता देता हूँ, ये एक्स होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, क्या होगी, दिस मच डिस्टेंस ऑन जेड एक्सिस इज जेड। तो बेसिकली अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में देखा जाए तो ओपी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आगे भी हम लोग बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी बात होगी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जब भी बात होगी तो किसके रिस्पेक्ट में होगी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगी। कोई भी पॉइंट आपको स्पेस में या प्लेन में दिया होगा, अगर उसका आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो आपको उसको क्या करना होगा, ओरिजिन से मिला देना होगा। उस लाइन की लेंथ जो होगी वो वेक्टर का क्या देगी, मैग्नीट्यूड, और उसका जो एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी एक्सिस का जो एंगल होगा वो क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, कैसे किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट important vector, that is second, is displacement vector। second is displacement vector। तो displacement vector देखिए काफी रिलेटेड है किससे, पोजीशन वेक्टर से। सपोज ये आपने x एक्सिस ले ली और इधर आपने क्या ले लिया, y एक्सिस। हियर यू हैव x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पहले आप a पॉइंट पे थे और फिर थोड़ी देर बाद आप घूमते हुए कहाँ चले गए, b पॉइंट पे चले गए। सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस प्लेन में, और वो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, पॉइंट ए, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, पॉइंट बी। तो ये कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ए से बी, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही कहाँ से हो रहा है, ए से बी। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट ए जो आपको स्पेस में अवेलेबल है उसका आप क्या बना लीजिए, पोजिशन वेक्टर। उसका आप क्या बना लीजिए, पोजिशन वेक्टर। मैंने पॉइंट ए को
ओरिजिन से मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर। ओके, अब फिर फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, फाइनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आप बना लीजिए, दैट इज पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी। ठीक है, दोनों पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया। अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए से जा रहा है कहाँ पे, पॉइंट बी पे। ये जो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस ए बी वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहाँ से कहाँ हुआ, ए से बी के बीच में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइंड कैसे होता है, ए बी वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जहाँ पे ए आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और बी आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। पॉइंट ए को आपने ओरिजिन से मिलाया, तो पॉइंट ए का आपने एक वेक्टर बनाया ओ ए, जो कि क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना हो, तो आपको फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, बी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो बेसिकली ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज डिफाइंड एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काफी हद तक पोजीशन वेक्टर से रिलेट करता है। ठीक है, अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट होगा, एक पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट होगा, तो आपको हमेशा फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और कैसे हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं किसी भी पॉइंट का, अगर वो प्लेन में प्रेजेंट हो या स्पेस में प्रेजेंट हो, ये हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वेक्टर हम जो बात करेंगे वो होता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या, देखिए नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है कि ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम। तो मान लीजिए यहाँ से एक मैं पॉइंट ले लूँ ओ, यहाँ से एक वेक्टर बना दूँ ऐसे, एक वेक्टर बना दूँ ऐसा, और एक वेक्टर बना दूँ ऐसा। इसको मैं नेम दे दूँ ए, इसको मैं नेम दे दूँ बी, और इसको मैं नेम दे दूँ सी। तो ये जो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, और ये ओ सी वेक्टर से बहुत सारे वेक्टर सब बना सकते हैं। ये सारे वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि इन सारे का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओ, जो कि क्या है, सेम। दोज वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1। ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। हमेशा किस लिए यूज होते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर उसको जनरली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्मॉल से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। तो कोई ए वेक्टर है, तो वेक्टर के पास क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम जनरली उसके मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। और उसका एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए कैप। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, ए कैप। यही जो ए कैप है ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताना। क्यों इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मॉड ए। ठीक है, मॉड ए ने पहले ही मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया है। अगर इस यूनिट वेक्टर का दैट इज ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम 1 ना रखें, 1 के अलावा कुछ भी रखें, तो जब वो मान लीजिए 2 रख लिया, तो जब वो मॉड ए से मल्टीप्लाई होगा, तो जो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मैग्नीट्यूड 1 इसलिए होता है कि अगर वो मॉड से मल्टीप्लाई भी हो जाए, मैग्नीट्यूड से 1 मल्टीप्लाई भी हो जाए, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी को फिर से रिपीट कर देता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, और जिनका क्या होता है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताना। मीन्स अगर आप कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, मॉड ऑफ ए कैप which it is always equal to 1. Okay,
तो यहाँ पे हमने किसके किसके बारे में देखा, कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होंगे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose magnitude is equal to 1 and it is always used to represent the direction। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहाँ से देखिए ए कैप आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आपको कैप निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको उसका क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखिए यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। जनरली हम एक प्लेन की बात करते हैं, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर y axis and this is your z axis। these three axes are perpendicular to each other और z axis जनरली क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ क्या होगा, बोर्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन चीज डिफाइन करते हैं, आई कैप, इधर की तरफ क्या जे कैप, इधर की तरफ क्या के कैप। वेयर व्हाट आर दीज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर आपको x एक्सिस पे बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए और उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां भी आपको आई कैप लिखा हुआ मिले, आई कैप आपको क्या बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह माइनस आई कैप क्या बताएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा कि वो किधर की तरफ है, माइनस एक्सिस की तरफ। उसी तरह वाई डायरेक्शन की तरफ हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, वो क्या कहलाया, जे कैप। उसी तरह जेड की तरफ क्या कहलाया, जेड की तरफ हमने डिफाइन किया जो कि क्या कहलाया, जेड कैप। बेसिकली इनका काम क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मॉड ऑफ आई कैप जो होता है वो मॉड ऑफ जे कैप के बराबर होता है, और मॉड ऑफ किसके बराबर होता है, के कैप के, और ये सब किसके बराबर होते हैं, 1। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, इनका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। मैग्नीट्यूड की बात हम मॉडुलस से करते हैं, तो मॉडुलस में अगर आप 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई कैप is used to represent direction along x-axis, j cap is along y-axis, and k cap along what, z-axis। Okay, next vector, next जो हमारा वेक्टर है वो है हमारा जीरो ऑब्लिक नल वेक्टर। जीरो ऑब्लिक नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, जीरो। क्योंकि आपको नेम से पता चल रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी उस वेक्टर की उस लाइन सेगमेंट की लेंथ से पता करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये क्या बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं, तो जीरो लेंथ का हम लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं। तो जीरो जैसे कि तो क्या होता है, देखिए इधर ये हमने मान लीजिए ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए बी। और अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मॉड हमेशा क्या लिखा जाएगा, जीरो। मॉड ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो किसी भी लाइन का लेंथ तो जीरो हो नहीं सकता है, तो जनरली जो जीरो वेक्टर होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका क्या है, एक जीरो वेक्टर है, दिस इज योर जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। तो ये वेक्टर भी कह रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी जीरो कह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, और क्या होती है, रैंडम। जो मन करे वो डायरेक्शन मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे छोटी सी, कि अगर किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर ऐड कर देते हैं तो हमको वही वेक्टर क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो आर्बिट्रेरी है। तो आर्बिट्रेरी है तो हम उसको एक ही डायरेक्शन ही मान लेंगे, डायरेक्शन तो रह जाएगी सेम। और मैग्नीट्यूड जीरो है तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमको किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो वही वेक्टर हमको क्या होता है, फिर से मिल जाता है। ओके, नाउ वी आर proceeding forward to our next vector, that is equal vectors। अगला वेक्टर हमारा क्या है,
इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। सपोज अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल होगी, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर तभी होगा when they have same magnitude, when they have same magnitude as well as डायरेक्शन। जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उनका क्या सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ये नहीं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर ये आपका ए वेक्टर है 5 मीटर का है, तो आपको बी वेक्टर भी 5 मीटर का ड्रॉ करना पड़ेगा और दोनों की डायरेक्शन को भी सेम रखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर। Two vectors are said to be equal when they have same magnitude as well as same direction. Okay. Now the next thing is collinear or parallel vector. Collinear or parallel vector. अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कोलिनियर पैरेलल वेक्टर। दो डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ये रहा, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। और एक केस मैं और लेता हूँ, ऐसे आपका एक वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर और मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूँ, दिस इज योर बी वेक्टर। तो ये क्या कहलाएंगे, ये वाला जो फिगर है, ये दोनों वेक्टर जिसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको बोला जाता है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और ये वेक्टर्स क्या है, अनलाइक वेक्टर्स। तो चाहे वेक्टर आपका लाइक हो या अनलाइक हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो या डिफरेंट हो, वो किस में आते हैं, या तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, या तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर कोप्लेनर वेक्टर। Next is your coplanar vector. Two vectors or more than two vectors are said to be coplanar when they are lying in the same plane. दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर तब कहलाएंगे जब वो कहाँ लाई करते हैं, when they are lying in the same plane. When they are lying in the same plane. प्लेन की बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, दैट इज 3D ज्योमेट्री। अच्छे से मैं वो आपको बताऊंगा कि प्लेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो मैं सपोज ये प्लेन बनाता हूँ, एक प्लेन मैंने बनाया। इस प्लेन में अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूं या दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दूं, दिस एंड दिस, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। मैं एक प्लेन बनाऊं और उसमें मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूं, ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। और एक मैं वेक्टर ड्रॉ करूं जो कि इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन का क्या हो, नॉर्मल हो, या इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर। सपोज दिस इज आवर सी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये सी वेक्टर जो है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो दीज थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। दीज थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉन coplanar vectors, and these vectors are said to be coplanar vectors. These vectors are said to be coplanar vectors. So coplanar vectors are those vectors which are lying in the same plane, and non-coplanars are those vectors which does not lie in the same plane. आगे मैं इसके बारे में और बात करूंगा सेपरेट टॉपिक में, कोप्लेनरिटी के बारे में बात करेंगे, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ये बताता हूँ। दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे के टॉपिक में करेंगे, दैट इज कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। ओके, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस, वी विल सी ईच एंड एवरी। ओके, तो यहाँ तक हमने जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स उसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ा,
लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में पढ़ा, मैंने वहाँ आपको बताया कि इस चैप्टर में जितने भी वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, ये जो टाइप्स आपने पढ़ा, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, कोइनिशियल, अनपैरेलल, अनलाइक, अनलाइक, ऑल दीज थिंग्स, these are totally free vectors. हम localized vectors की बात नहीं करते. Okay, moving forward, next topic is algebra of vectors. तो देखिए अभी तक हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते आए हैं. स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने का तरीका क्या होता है अलग, जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं. अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं. क्यों? क्योंकि अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन है. तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वेक्टर्स को जोड़ने के, घटाने के, मींस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो स्केलर क्वांटिटी जैसे नहीं होंगे. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के वेक्टर के लिए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. हमको यहाँ एक नया अलजेब्रा डिफाइन करना होगा. तो सबसे बेसिक चीज जो होती है वो क्या होती है, एडिशन. द बेसिक चीज इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और यू कैन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. दोनों को हम एक ही में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, वेक्टर में हम सब्ट्रैक्शन की अलग से बात नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको a प्लस बी वेक्टर निकालना है, मतलब आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, मतलब दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है. और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर. लेकिन हम इसको सब्ट्रैक्ट ना करके, अलग से सब्ट्रैक्शन ना पढ़ के, इस a वेक्टर माइनस b वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर. देखिए ये भी क्या है, किसके बराबर है, a माइनस b वेक्टर के ही बराबर है. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, a में b को ना जोड़ के a में किसको जोड़ रहे हैं, माइनस बी को. या आप कह सकते हैं a में b को ना घटा के a में माइनस बी का क्या कर रहे हैं, एडिशन. तो यहाँ एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन को भी हम क्या करते हैं, टैकल करते हैं. तो ठीक है, इसमें हमको बेसिकली 3 लॉ पढ़ने हैं. बेसिकली हमको 3 लॉ पढ़ना है. पहला है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया, कि एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन तो ही, प्लस वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करना चाहिए. अब यहाँ 1 बाई हम वेक्टर लॉ के बारे में बात करेंगे. पहला लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. Second law which we have to study is parallelogram. Parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. Third is polygon law of addition. Polygon law of addition. इन तीनों को हम 1 by 1 पढ़ेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है. और एडिशन अगर हमको आता है तो हम सब्ट्रैक्शन को भी वहीं से टैकल कर सकते हैं. इसमें आपको एक चीज जानने की जरूरत होगी कि जो पहले 2 लॉ हैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, यूज्ड टू ऐड ओनली 2 वेक्टर. सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर को जोड़ने के काम आते हैं. ठीक है, मतलब ये लॉ डिफाइंड ही है 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए. लेकिन क्या हमेशा आपको पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करना होगा? नहीं. ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे हमको 1 से या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को क्या करना होगा, ऐड होगा. तो वहां पे जाके आपका ये दोनों लॉ क्या हो जाएगा, फेल. तो वहां पे कौन आपके एक्शन में आएगा, which is the third law, that is polygon. With the help of this law we can add any number of vectors. तो ये 1 by 1 देखते हैं. ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और पॉलीगन लॉ क्या होता है. So the first law is triangle law of एडिशन. तो सपोज करिए ये 2 वेक्टर के लिए डिफाइंड है. तो हमारे पास एक वेक्टर ये है a वेक्टर और एक वेक्टर है ये b वेक्टर. इन दोनों वेक्टर को ये ऐसे ही प्लेन में ऐसे बने हुए हैं. इन दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है. कौन सा लॉ यूज करके ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ को यूज करके ऐड करना है. तो आपको पता होना चाहिए नेम में ही क्या है, ट्राइंगल. तो इसमें क्या बोला जाता है कि जिन 2 वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन 2 वेक्टर से आप क्या करिए, ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स बना लीजिए. क्या बना लीजिए, एडजेसेंट साइड्स. अब एडजेसेंट साइड्स कैसे बना सकते हैं भाई, ये दोनों तो कनेक्टेड है ही नहीं, और ट्राइंगल कनेक्टेड फिगर होता है. तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, किसी भी वेक्टर को, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर में, फ्री वेक्टर्स के बारे में,
किसी भी वेक्टर को आप सेम प्लेन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि द थिंग इज उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए इस वेक्टर को मैं, ये ए वेक्टर मेरा यहाँ पे ड्रॉ है, ओके, थोड़ा मैग्नीफाइड बना रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड आप कुछ भी ले लीजिए। और ये जो बी वेक्टर है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पैरेलली ऐसे 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 इधर ला के इसके ऊपर ला सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे बी वेक्टर को यहाँ ला दिया। बट मैंने क्या रखा कि जो ए और बी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, जब आप ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, मतलब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका एडिशन करने में कोई भी फायदा हमारा नहीं होगा, जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर। अब वहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आपको ट्राइंगल लॉ से दो वेक्टर को ऐड करना है, तो दो वेक्टर को क्या करिए, ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स मान लीजिए या बना लीजिए। और बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा होना चाहिए, टेल। अच्छा, अब ये हेड और टेल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं और इस पॉइंट को बी मानूं, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट, बी आपका फाइनल पॉइंट। तो ये चीज आपकी क्या कहलाता है, उसका हेड, इस वेक्टर का हेड, और ये इस वेक्टर का क्या कहलाता है, टेल। ट्रायंगुलर लॉ में बोला गया कि जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उसे आप ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स बनाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा हो, टेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का क्या जुड़ा हुआ है, टेल। तो आपको ट्रायंगल बनाने के लिए इस थर्ड साइड को क्लोज करना होगा, तभी जाके आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगी वही इसका क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट। मींस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये नहीं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो उसका रिजल्टेंट 2 + 3 5 होगा। 2 + 3 5 किस में होता है, स्केलर। यहाँ पे इन वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो 2 + 3 तो 5 होगा, लेकिन डायरेक्शन भी होगी, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो फॉर दैट वी विल डिराइव द कंडीशन, ओके, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल द डायरेक्शन, ऑल दिस थिंग। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ट्रायंगल लॉ से जब भी आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको दो एडजेसेंट साइड ट्रायंगल की बनानी है। पहले वेक्टर के हेड तो दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा होना चाहिए, टेल। और जो थर्ड वेक्टर होगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड से, ट्रायंगल की थर्ड साइड से। लेकिन ट्रायंगल की थर्ड साइड का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट टू ए एंड बी। देखिए यहाँ पे अगर ए और बी किस डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो आर हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, ओके। तो ये आप होगा, और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, अभी तो हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं यहाँ। नाउ the next law which is used to add two vectors, that is parallelogram law of vectors, parallelogram law of vectors। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ऐड होता है, ये यूज होता है। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करना है। तो यहाँ पे भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बात करनी चाहिए, पैरेललोग्राम। तो यहाँ बोला गया कि जिन भी दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसको आप पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना लीजिए, जैसे कि आप ट्रायंगल लॉ में बना रहे थे। लेकिन एडजेसेंट साइड बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर को, जिन दो वेक्टर से आप एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, उनके इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है उसको हम पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे सेम प्लेन में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको हम यहाँ ला के रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला गया है कि दोनों का टर्मिनल इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। अब इन दोनों वेक्टर की हेल्प से हम एक क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ए वेक्टर के एक पैरेलल हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे, और बी वेक्टर के एक पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप इसको ए और बी को से पैरेललोग्राम बना रहे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम, दैट इज ओ। तो इस ट्राइंगल में, इस पैरेललोग्राम में, सॉरी, इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होंगे, ठीक है। लेकिन हमको कौन सा डायगोनल लेना है, वो डायगोनल जो कि कहाँ से पास करेगा, ओ से। ओ कहें या कहें वो पॉइंट जिससे ए और बी क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल आपका होगा जो कि सेम टर्मिनल पॉइंट से पास करेगा, this diagonal, suppose this is OP, OP will represent its resultant, OP will represent its resultant,
ओपी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ के और ट्रायंगल लॉ के जो रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जिन भी दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनानी है। और किस तरह से बनानी है कि दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। पैरेललोग्राम में दो डायगोनल ड्रॉ होंगे, लेकिन आपको कौन सा डायगोनल लेना है इनके रिजल्टेंट के लिए, वो डायगोनल जो उस सेम इनिशियल पॉइंट से पास हो, जिससे ए और बी क्या कर रहा हो, पास है। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग आगे वन बाय वन देखेंगे। नाउ थर्ड लॉ इज पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ में क्या कहा गया, ये भी किस लिए होता है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। अभी तक जो दोनों लॉ पढ़े हम लोग ने उसमें क्या पढ़ा, इट इज दैट इज यूज्ड टू ऐड ओनली टू वेक्टर्स। नाउ every time it is not necessary that we have to use only two vectors। हमेशा हमको दो वेक्टर नहीं यूज करना, ऐड करना होगा, तो हमेशा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। तो पॉलीगन लॉ में क्या बोला गया, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है, और भी सारे आप ले सकते हैं। सपोज करिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लिया, इसको सी वेक्टर मान लिया, इसको क्या मान लिया, डी वेक्टर मान लिया, और इसको ई वेक्टर मान लिया। ये इस प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सारे वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो इसमें बोला गया है कि जिन भी दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन सारे को क्या करिए, उन सारे से मिला के एक पॉलीगन बना लीजिए। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन जैसे कि पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आ जाता है। उसी तरह जितने भी ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, वो सब किस में आते हैं, पॉलीगन में आते हैं। ठीक है, तो ये कितने हमने वेक्टर्स लिए हैं, 5। 5 से हम क्या बना सकते हैं, 5 साइडेड पॉलीगन बनाते हैं। इन पॉलीगन बनाते वक्त अगेन आपको फिर से ध्यान रखना है कि जिन भी वेक्टर की हेल्प से आप पॉलीगन बना रहे हैं, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये ए वेक्टर, इधर हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर, ये हमारा डी वेक्टर, और यह हमारा क्या है, ई वेक्टर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड दिस इज ई। ये ओपन पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होता है, ओपन पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका रिजल्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। कैसे, देखिए पॉलीगन लॉ को आप इस तरह से भी समझिए, पॉलीगन लॉ इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। एक्सटेंशन है किसका, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या बोला गया था, दो जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसको आपको ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड माननी है, और पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा होना चाहिए, टेल। तो यहाँ देखिए ए और बी वेक्टर को अगर हम एक टाइम पे लेते हैं, सिर्फ ए और बी वेक्टर की बात करते हैं, तो पहले ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का क्या जुड़ा हुआ है, टेल। तो ट्राइंगल लॉ से हम कह सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट कौन होगा, ये जो होगा इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। दिस ग्रीन लाइन इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपका होगा ए प्लस बी। अब एक ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी और सी को देखिए, तो ए प्लस बी के हेड से सी का क्या जुड़ा हुआ है, टेल। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, टेल। तो इनका रिजल्टेंट क्या दे देगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए प्लस बी प्लस सी के रिजल्टेंट से आप क्या जोड़ देंगे, डी को, उसका भी हेड किससे जुड़ा हुआ है, डी के टेल से। तो आपको क्या दे देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के रिजल्टेंट से आप किसको जोड़ देंगे, ई को, इसका भी हेड किससे जुड़ा होगा, टेल से। तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, which is generally the closing side of the polygon, and it is also in the opposite order in which A, B, C, and D are taken. Okay, and this law is basically the extension of ट्राइंगल लॉ। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, हम दोनों वेक्टर को पकड़ के ट्राइंगल लॉ लगा के ऐड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और लास्ट में हमको क्या होता है, हमको क्लोजिंग साइड का लेंथ मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, जो कि उन सारे वेक्टर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी क्या होती हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में मैंने आपको एक चीज बताई कि वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस ना होके, उनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना होके, प्लस वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्यों, आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्योंकि एक थर्ड क्वांटिटी भी होती है जिसके बारे में जो कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी, और टेंसर क्वांटिटी
के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। उसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है जो कि आप सब जानते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर हमने फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज वेक्टर्स की बात की। फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो स्पेस में या प्लेन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आप सेम रखते हैं तो उसके इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब जिस सिस्टम की बात कर रहे होंगे उस वेक्टर को लेके उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लोकलाइज वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए। फिर हमने पोजीशन वेक्टर की बात की। पोजीशन वेक्टर की बात हमेशा किसके रिस्पेक्ट में की जाती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात भी किसके रिस्पेक्ट में की जाती है, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में। अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। और अब अगर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। ठीक है, फिर को इनिशियल वेक्टर्स है ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो। फिर को प्लेनर वेक्टर्स की बात करेंगे। को प्लेनर्स ऐसे वेक्टर होंगे जो कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होंगे, दो से ज्यादा वेक्टर को प्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, को प्लेनरिटी पढ़ाऊंगा, वेक्टर्स में भी पढ़ाऊंगा, 3D में भी पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर में लाइक वेक्टर्स हो चाहे अनलाइक वेक्टर्स हो, मींस पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, वो कोलिनियर ही कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने किसकी बात की, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की बात हम अलग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाउ हियर वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स which is one additional thing, that is direction. So now we are not able to add or subtract or multiply and divide them with the rules which we had studied in scalars. Here we have to make certain new rules for the addition, subtraction, multiplication and division of vectors. So for that, the first thing which we had studied, that is addition and subtraction of vectors. Addition subtraction के बारे में हमने पढ़ा। एडिशन कहिए या सब्ट्रैक्शन कहिए, बात एक ही है, क्योंकि अगर a प्लस बी है तो a प्लस बी है, लेकिन a माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस बी। मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करने की जगह a में माइनस बी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो हमने कुछ लॉज पढ़े जिनको वेक्टर लॉ बोलते हैं, वो होता है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए काम आते हैं, लेकिन आपको जब दो से ज्यादा वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो आपको किस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, पॉलीगन लॉ की। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राइंगल लॉ के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड कितना होता है, पैरेललोग्राम लॉ का एक्सटेंशन, पॉलीगन लॉ कैसे एक्सटेंशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम वेक्टर के जो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है जिनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लेंगे और अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं सारे वीडियोस आपके सामने पूरा का पूरा मैं कोर्स कवर करने की कोशिश करूंगा। आपके बोर्ड के पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको करा दूं। इस चैप्टर में बेसिकली देखिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और आपको एक ऐसा मटेरियल दे पाऊं जिससे कि आप एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेईई मेंस के क्वेश्चन इजीली लगा सके। ठीक है, बोर्ड के पहले हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे सब आपको टाइम टेबल पहले मिल जाएगा कि किस दिन किस हफ्ते में हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं शीट्स भी अपलोड करूंगा, क्या कहते हैं, इसकी आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं। फिर हम उसको डिस्कशन भी करेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। सो सी वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट, ठीक है, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबके एक एक डाउट का मैं आंसर दूंगा और उसके लिए लेकिन आपको एक चीज करनी होगी, यू ऑल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे कंटेंट से, अच्छे सवाल से हम क्या करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।